हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर ले रहे हैं। इसके पहले हमने 4th चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लेनेशन भी, और इस सब्जेक्ट के सभी आंसर्स जो होते हैं एक्सरसाइज के सॉल्व्ड आंसर्स वो भी मैंने दे दिए पूरे सब्जेक्ट के। और एक्सप्लेनेशन हमारा ये 5th चैप्टर का चल रहा है। तो अगर आपको लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इन मेरे सभी वीडियोस को। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन आ जाएगा। देन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में है गवर्नमेंट कंपनी, उसमें फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स आ जाएंगे। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उसमें फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या दिया इन लोगों ने। यहाँ पर दिया है लोकेशन जूनियर कॉलेज कैंपस 11 AM। There are 4 friends standing in corridor of famous junior college in town. These 4 friends are Nutan, Suhas, Kiran and Snehal. Hello friends. Hi Nutan. Friends, my sister got a job in Indian Railways, a large employer in India. Oh, that's a great news. Has she passed railway examination? Yes, she has. Hey, my father also got promotion in the company. Where does your father work? My father works with Air India. Hey friends, see the coincidence. All great news are coming from everywhere. Meanwhile, Suhas got text message on his smartphone. What's a news? What happened, Suhas? You are looking happy. My brother got selected in MNC as a senior finance manager. All clapped for Suhas' brother's achievement. Okay. Friends, even my mother is working with BHEL. BHEL. What's BHEL? Hey my friend Suhas, BHEL means Bharat Heavy Electricals Limited. It's government owned company. Let's study different forms of organization under public sector. अभी देखिए हमने लास्ट वाले हमारे चैप्टर में भी ना पढ़ा था प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनी के बारे में, लेकिन वहाँ पर हमने ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी फोकस किया था। पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर आता है। ओके, गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ पर ये जो सब बच्चों के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये सभी फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक इस सब्जेक्ट में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे पब्लिक सेक्टर के ऊपर। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है देख लेते हैं। इन इंडिया देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अभी देखिए इतना तो आपको बचपन से आपने सुना ही होगा, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कुछ नहीं तो टीवी पर तो एडवर्टीजमेंट आ ही जाते होंगे, है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है ना। तो फिर आगे देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी ये हमने इसके बारे में ना प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में हमने हमारे 4th चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि उसके फॉर्मेशन के लिए कितने लोग लगते हैं, बताइए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिख दो। चलो, तो प्राइवेट मैं भी बता देती हूँ आपको। चलिए, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिमम 2 लोग लगते हैं उसे स्टार्टअप के लिए, और मैक्सिमम 200। ओके, 200 से आगे वो लोग नहीं जा सकते। जबकि पब्लिक कंपनी की जब बात आती है ना, तो वो अनलिमिटेड है, कितने भी लोग उसमें रह सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, और कौन इसको ओन करता है प्राइवेट सेक्टर को? आप और मैं जैसे लोग। ओके, हम लोग कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कितने भी अगर 4-5 लोग मिलकर अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये जो पब्लिक वर्ड आ जाता है ना, तो ये कौन इसका ओनर होता है? इसका ओनर होता है गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर आपका बस नहीं चलता है, सब रूल्स, रेगुलेशंस, वर्किंग कंडीशंस, जो भी सब कुछ है, ऑर्गेनाइज करना है, जो कुछ करना है वो सब कुछ गवर्नमेंट ही करता है। Private sector aims at profit maximization while public sector aims at providing reliable services to the customers. अभी सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या है कि जब आप जैसे और मेरे जैसे लोग जब बिजनेस में उतरते तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? अल्टीमेट मोटिव हमारा ये होता है कि सिर्फ हमको प्रॉफिट अर्न करना है। ओके,
प्रॉफिट। जाहिर सी बात है ना, हमें कुछ कमाना है, हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा तभी तो हम उस चीज़ में जाएंगे, वरना कुछ मिलेगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या है इतना मेहनत करने का। रिटर्न्स में कुछ आम लोग तो प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे, है ना। लेकिन जब बात आती है पब्लिक सेक्टर की तो यहाँ पर कौन कंसर्न है, यहाँ पर है गवर्नमेंट कंसर्न, है ना। गवर्नमेंट से रिलेटेड आता है। गवर्नमेंट का अल्टीमेट ड्यूटी क्या होता है, आप गवर्नमेंट को आप लोगों ने इलेक्ट किया है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। तो इसीलिए जब ये कंपनीज, पब्लिक कंपनीज जब फॉर्म होती है, ये होती है गवर्नमेंट के अंडर। इसीलिए गवर्नमेंट का जो काम है उसका ड्यूटी क्या है कि पब्लिक सेक्टर एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब पब्लिक सेक्टर के हिसाब से उन्हें जो भी कस्टमर मिलते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना, ये उनका अल्टीमेट एम नहीं होगा। उनका एम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर को। अब इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कोऑपरेटिव सर्विस जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे उनका भी मेन एम क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर का भी क्या एम है यहाँ पर, टू प्रोवाइड रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर्स। ओके, आई होप इतना आपको समझ गया होगा। आगे देख लेते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड public sector undertakings were set up in the areas like post and telegraph, airlines, railways। अभी देखिए प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले हम चले जाते हैं, ओके, ब्रिटिश रूल्स के टाइम चले जाओ, वहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर था। वहाँ पर लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते थे, हाँ, पोस्ट ऑफिस होते होंगे, वहाँ पर जॉब करते थे लोग, ओके, वहाँ पर रिक्रूट होते होंगे। देन टेलीग्राफ वगैरह, ओके, वहाँ पर देन एयरलाइंस होते थे, रेलवेज होते थे। इस तरह के डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ओन करता था और वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। अब जब इंडिपेंडेंस हो गया तो उसको किसके अंडर लाया गया, इंडियन पॉलिसी 1956। अभी जैसे कि प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो किस तरह के रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करती है, बोलो, कमेंट कर दो नीचे। कंपनीज एक्ट 2013 को वो फॉलो करती है, उसी के गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब बात पब्लिक सेक्टर की आती है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने क्या किया, सेक्टर वाज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर जितने भी गाइडलाइंस होंगे ना वो पब्लिक सेक्टर को फॉलो करने होंगे। ओके, अभी मीनिंग देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are owned, financed, managed and controlled by government or combination of governments। ओके, अभी यहाँ पर उन्होंने मीनिंग दिया है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का तो हमने जान लिया, अभी पब्लिक का मतलब ये होता है, सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो इसका ओनर, मालिक भी गवर्नमेंट होगा। ओके, मतलब प्राइवेट में क्या होता है, आप ओनर होंगे, मैं ओनर होंगी, लेकिन पब्लिक में क्या होगा, गवर्नमेंट के पास उसका ओनरशिप रहेगा। देन फाइनेंस, पैसा कौन लगाएगा बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट ही लगाएगा। मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा। कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा। अब या तो वो पूरी तरह से जो कंपनी फॉर्म हुई है गवर्नमेंट के अंडर होगी या फिर और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स हो सकता है, दो स्टेट मिलके साथ में आते होंगे, वो कुछ नया कंपनी फॉर्म करते रहेंगे, है ना, उसे भी हम बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। HPCL क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये उन्होंने दो एग्जाम्पल्स बताए। आगे देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, अभी आपको ना ये डेफिनेशंस लर्न करने होंगे। ओके, अगर डेफिनेशंस अगर आप वर्ड टू वर्ड सही लिखोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके अंदर अपने मन का कुछ भी एडिशन नहीं करना है। ओके, वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखते हैं डेफिनेशंस। एन अंडरटेकिंग दैट इज ओन्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सप्लाइज सर्विसेज और गुड्स at a price and is operated on more or less self-supporting basis is called public sector organization। ओके,
अंडरटेकिंग दैट इज ओन्ड बाय सेंट्रल, मतलब मेन गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट का सब कुछ मेन ऑर्डर्स वगैरह कहाँ से आते हैं, सेंट्रल से। तो सेंट्रल स्टेट से होता है, स्टेट मतलब अभी मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ तो मेरा यहाँ पर कौन देखेगा, स्टेट लेवल पे, है ना। लोकल गवर्नमेंट मतलब और नीचे आ जाओ, लोकल गवर्नमेंट मतलब आपके नगर सेवक वगैरह हो गए। okay, then supplies services or goods at a price and is operated on more or less self supporting basis is called public sector organization। आगे देख लेते हैं। according to professor Hans, HANSEN, okay, पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स स्टेट ओनरशिप। ओके, मतलब ओनरशिप के पास जो उसका जो ओनरशिप का राइट है, मतलब मालिक इसका कौन हो जाएगा, वो देखते हैं। एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। पब्लिक एंटरप्राइजेस मीन स्टेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज़्यादातर वो गवर्नमेंट देखती है, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। आगे देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। अभी इसको कुछ इसमें डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गया और गवर्नमेंट कंपनी हो गए। तो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को 3 डिपार्टमेंट में उन्होंने क्लासिफाई या डिफ्रेंशिएट कर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे अभी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये पहले के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ अभी हमने ऊपर भी देखी है ना, अभी देख लेते हैं। इट इज़ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हर जगह ना आपको पहली लाइन तो समझो यही मिल जाएगी, दैट इट इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, यही लाइन आपको मिलेगी मैक्सिमम। आगे देखेंगे। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। देन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स इट्स ऑल एक्टिविटीज़ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ओके, ये इसका जो मेन काम होता है कि गवर्नमेंट की ही काम ये करेगा। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज हेडेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक मिनिस्टर को ड्यूटी दे देते रहेंगे कि आपने ये डिपार्टमेंट संभालना है। ओके, ऑल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल एम्प्लॉयज़ आर कॉल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अभी जितने भी लोग यहाँ पर काम करेंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल, द डिपार्टमेंटल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आदि पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, देन इंडस्ट्रियल रेडियो हो गया, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो गया। ये सब क्या होगा, ये डिपार्टमेंट्स हो गए। ओके, और इसके अंदर जो जॉब करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोलेंगे। और इसका देख रेख, इसका चलने का या फिर कुछ कम ज़्यादा है या कुछ ऑर्डर्स वगैरह पास करना है तो उसको कौन करेगा, मिनिस्टर इन चार्ज। ओके, एक ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, जाहिर सी बात है, इसका सब कुछ देख रेख चलाना सब कुछ गवर्नमेंट ही देखेगा। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय अ कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मिनिस्टर एट द टॉप इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स ऑपरेशन। अब देखिए, जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं ना, तो हर मिनिस्टर को कोई ना कोई ड्यूटी दे दी जाती है कि जो आप एक मिनिस्टर जो है वो रेलवे के बारे में देखेगा वर्किंग, एक है तो ट्रांसपोर्ट्स के बारे में देखेगा, फिर कोई है तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का देखेगा। ऐसे डिपार्टमेंट्स जो है वो अलग अलग मिनिस्टर्स के अंडर, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई एक मिनिस्टर देखेगा, इस तरह से डिवाइड कर दिए जाते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी फिलहाल कौन है, वर्षा गायकवाड़ है ना, और उदय सावंत। आगे देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अथॉरिटी। द डाउनवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ अथॉरिटी इज अफेक्टेड फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिक्लेरेशन ऑफ अथॉरिटी इज अफेक्टेड मतलब जो भी रूल्स लिए, ऑर्डर्स पास किए जाएंगे, उसका इफेक्ट जो टॉप मैनेजमेंट में बैठा है ना, ऊपर से लेके तो नीचे तक का जो एम्प्लॉय, जो प्यून तक का जो एम्प्लॉय है ना, प्यून भी हो गया जो उस डिपार्टमेंट में काम करता है, सभी के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं। ओके, तो द डाउनवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ अथॉरिटी इज अफेक्टेड फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव, मतलब जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ होगा ना ऑफिसर, उससे लेके टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सभी पे वो इफेक्ट करते हैं।
आगे देखते हैं, फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस्ड थ्रू एनुअल बजट appropriations made by the legislature and its revenues are directly paid to the government treasury। अभी देखो, अब ये डिपार्टमेंट्स तो बना दिए, लेकिन ये डिपार्टमेंट बनाने के लिए ना खर्चा तो लगता है ना, है ना। हर चीज़ को छोटा छोटा, चाय भी पियोगे ऑफिस में बैठ गए तो उसको भी खर्चा लगता है ना। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस, अभी उसका खर्चा कौन उठाएगा? थ्रू द एनुअल बजट। अभी ना देखो, वो हर फरवरी के महीने में ना जो भी सरकार जीत कर आती है हर साल, मोस्टली फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिक्लेयर करता है कि इतना इतना बजट इस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, इतना इतना बजट फार्मर्स को दिया जाता है, फिर इतना इतना बजट हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को देंगे। इस तरह से साल भर का उनको पैसा प्रोवाइड किया जाता है इन मिनिस्टर्स के, कि ये मिनिस्टर इस पैसे को यूज़ करेगा उस डिपार्टमेंट में। ओके, तो एनुअल बजट फिक्स कर दिया जाता है और वो कहाँ से होता है? मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर असेंबली बैठती है, वहाँ पर फाइनेंस ऑफिस मिनिस्टर होते हैं, वो वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि इतना इतना बजट इस डिपार्टमेंट को हमने डिक्लेयर कर दिया है, इतना मतलब वो खर्चा कर सकते हैं हमारे पास जितना भी ट्रेजरी है उसमें से। तो उसके बाद में इट्स रेवेन्यूज़, अभी देखिए ये सब है डिपार्टमेंट्स को जब खर्चा पानी दे रहे हैं, उसके बाद में वो वर्कआउट करते हैं, उसके बाद में उनको कुछ अर्निंग भी तो होता रहेगा। भले उनका जो मेन मोटो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है लोगों को, लेकिन कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी तो जनरेट होता ही होगा ना। तो वो मिनिस्टर के पॉकेट में तो जाएगा नहीं, तो उसको वो कहाँ पर देंगे? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में देंगे। ओके, मतलब गवर्नमेंट के पॉकेट्स में जाएगा वो। क्यों? ताकि आगे वो गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करके और कुछ कहीं मतलब और बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए। जैसे कि फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, वहाँ पर वो डिक्लेयर करते हैं कि इतना इतना लोगों की मदद करने के लिए हम इशू कर रहे हैं पैसा, या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को और ज़रूरत है वहाँ पर पैसे दे सकते हैं, या फिर अगले बजट के लिए भी उसे संभाल के रख सकते हैं। आगे, रन बाय द गवर्नमेंट। डिफरेंट प्रोसीजर्स लाइक बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर एट पार विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अभी ये सब, जब अभी पहले हमने क्या देखा कि मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, उसके बाद में क्या हो गया? उनको बजट दे दिया है कि इतना इतना खर्चा करो। उसके बाद में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किधर जाएगा? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ही जाएगा, मतलब जो भी प्रॉफिट वगैरह अर्निंग होगा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा। अब इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी तो रखना है ना। तो गवर्नमेंट, अभी इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? प्राइवेट सेक्टर तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादातर नहीं देते, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट खुद ही हैंडल करता है। तो वहाँ पर उसका बजटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, देन ऑडिटिंग होगा, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको बाद में न्यूज़पेपर्स में डिक्लेयर भी किया जाता है। ओके, और ये सब कौन करता है? एट पार, मतलब 100%। एट पार का मतलब क्या होता है? 100%। ओके, ऐसा नहीं कि आधा गवर्नमेंट करेगा आधा प्राइवेट सेक्टर करेगा, नो। उसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही उसको ऑडिट करेंगे, बजटिंग करेंगे, जो भी उसका फाइनेंस से रिलेटेड है ना, सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। ऐसा समझो जिस तरह से हमने सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ा था कि सोल ट्रेडर की आइडेंटिटी जो है वो उसके बिजनेस की और उस पर्सन की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं है। अगर वो बिजनेस बंद होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बंदे का, मिस्टर मोहन का बिजनेस बंद हुआ। अगर उसकी शॉप का दुकान का नाम कुछ और भी है तो हम ऐसा नहीं बोले कि वो दुकान बंद हुई। मोस्टली हम लोग किसी क्या तरह से उसको डेडिकेट करते हैं कि उस आदमी का आइडेंटिटी और उस बिजनेस का आइडेंटिटी एक ही है। अगर वो आदमी मर जाता है तो हो सकता है वो बिजनेस भी बंद हो जाए। लेकिन वही हमने कंपनी के बारे में क्या पढ़ा था कि कंपनी जो है उसको एक लीगल एंटिटी मिलती है, एक आइडेंटिटी मिलती है कि अगर वो उसको फॉर्म करने वाला बंदा मर जाए, ओके, डेथ हो जाए उसकी, तो भी कंपनी वर्किंग करती ही रहती है। उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो सोल ट्रेडर बहुत ही छोटे पैमाने पर है। यहाँ पर जब गवर्नमेंट की बात आती है तो बड़े पैमाने की बात आती है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अगर ये हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है या फिर नई गवर्नमेंट आती है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ठप पड़ जाएंगे या बंद हो जाएंगे, नो। यहाँ पर ये बात सोल ट्रेडर से ज़रूर मैच करती है कि नो सेपरेट एंटिटी, मतलब कोई अलग से उसको कंपनी की तरह आइडेंटिटी नहीं दी है। लेकिन यहाँ पर जब बड़े पैमाने की बात आती है तो आप इसको हर चीज़ से सोल ट्रेडर से कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट से ही ये जुड़ी हुई रहेंगी, उसकी पहचान मतलब हम बोलेंगे। ओके,
इट इज़ वर्किंग अंडर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जो भी मिनिस्ट्री जीत के आएगी, जो भी सरकार जीत के आएगी, वो उसी से कंसर्न्ड रहेगी। ओके, आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ओके, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे जो वहाँ पर काम करते हैं। अभी सब फाइनेंस के बारे में, मिनिस्टर्स कौन देखते हैं उनके बारे में सब कुछ तो हो गया, अभी काम की बात आती है। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? सिंस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ट्रीटेड इक्वली विथ अदर सिविल सर्वेंट फॉर ऑल पर्पजेज विथ अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अभी देखिए हर डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा डिपार्टमेंट में हूँ और तो बहुत छोटे डिपार्टमेंट में, नो, इस तरह की बात या ऊंच नीच या भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता है गवर्नमेंट स्टाफ के बीच में या फिर उसके एंटरप्राइज या फिर उसके डिपार्टमेंट्स में। सभी सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं फॉर ऑल पर्पज विथ अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। आगे देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट है, देखते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल। ओके, मेरिट्स ऑफ अच्छा, हम एक काम करते हैं, वरना इसको मैं अगले वीडियो में ले लूँ क्या, ताकि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों भी एक साथ कवर हो जाएंगे। 21 मिनट्स का काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो अगले मैं कल डाल देती हूँ इसके बारे में। ओके, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा, आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।